आज हमारा लेक्चर नंबर 23 है और कल मैंने केल्विन स्केल जो है उसको ड्राइव किया था। तो आज जो है हमने आपको कल मैंने थोड़ा सा एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है उसके बारे में बताया था, ठीक है। तो आज हमने एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है उसको स्टडी करना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर एक टेम्परेचर रिजर्वायर जो है वो ख़त्म हो जाए, जो एफिशिएंसी है कार्नोट हीट इंजन की, तो फिर आप जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है उस तक अप्रोच जो है वो कर सकते हैं। तो जो बेसिकली केल्विन स्केल है उसका मकसद ये है कि वो 1 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है उससे बिलो तक का टेम्परेचर जो है उसको कैलकुलेट कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर जो है उसको अचीव कर सकें। अगर आपने 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर अचीव करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि एक बीच में से रिजर्वायर जो है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कल मैंने बताया था कि एफिशिएंसी को लिखा था और बताया था कि उसमें से एक T2 को ख़त्म कर दें तो आपके पास एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। तो एफिशिएंसी कब 100% होगी? जब दूसरा रिजर्वायर नहीं होगा, यानी कि आप जितनी हीट एनर्जी दे रहे हैं वो सारी की सारी यूज़फुल वर्क डन के अंदर इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो जो केल्विन स्केल है, the Kelvin scale is used to calculate the temperature below 1 डिग्री केल्विन, ठीक है। बिलो 1 डिग्री केल्विन जो है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, बट it is not possible to reach 0 degree Kelvin temperature which is known as absolute zero। ठीक है, यानी कि T 0 डिग्री केल्विन। ये अब टेम्परेचर जो है ये अचीवेबल नहीं है और केल्विन स्केल के ऊपर इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो का नाम देते हैं। अच्छा, अब आपने ये रिलेशन पढ़ा था कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 T1 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। ये कार्नोट थ्योरम के अंदर आपने ये चीज़ जो है उसको प्रूव किया हुआ है। तो यहाँ से अगर मैं T2 की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास T2 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? Q2 ओवर Q1 T1। तो इसका मतलब है कि अगर हमें Q2, Q1 और T1 की वैल्यूज़ का पता हो तो हम टेम्परेचर T2 जो है सिस्टम का उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको ये सारी वैल्यूज़ पता हैं, इफ़ वी नो Q1, Q2 and T1, then we can calculate T2 temperature of the system। तो हम T2 टेम्परेचर जो है सिस्टम का उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ये इन चीज़ों का हमें, यानी कि Q1 क्या है? हीट इनपुट,
Q2 हीट रिजेक्टेड, ठीक है, T2 रिजेक्टेड टेम्परेचर, T1 जहाँ से वो हीट लेकर टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये रिवर्सेबल साइकिल कंटिन्यू रहता है, क्योंकि आपको पता है कि हीट इंजन के अंदर आप जो साइकिल यूज़ कर रहे होते हैं वो कौन सा होता है, वो रिवर्सेबल साइकिल होता है, ठीक है। तो इफ़ दिस रिवर्सेबल साइकिल कंटिन्यूस, चलता रहे, ये रिवर्सेबल साइकिल जो है ये चलता रहे, यानी कि वो होता रहे आगे, T2 लिया, फिर T3 लिया, T4 लिया एंड सो ऑन, इस तरह करके आप टेम्परेचर जो है उनको कैलकुलेट करते रहें, ठीक है। तो अगर ये साइकिल कंटिन्यूअस है, ठीक है, इफ़ दिस साइकिल इज क्योंकि रिवर्सेबल है तो फिर कंटिन्यूअस होगा। अगर ये साइकिल कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर T3 ऑफ द सिस्टम। तो हम सिस्टम का टेम्परेचर T3 भी जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T3 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, T3 हमारे पास आएगा, इसी इक्वेशन को अगर हम मद्देनज़र रखें तो Q3 ओवर Q2 T2, और इसी तरह हमारे पास T4 जो है वो Q4 ओवर Q3 T3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास जो है चलता चला जाएगा, आप ये मुख्तलिफ किस्म के टेम्परेचर जो है इनको कैलकुलेट करते रह चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस से सिस्टम का टेम्परेचर हर साइकिल के अंदर डिक्रीज होता है, ठीक है। बाय दिस प्रोसेस the temperature of system decreases in each cycle। हर साइकिल के अंदर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। देखो पहले T1 था, T2 था, फिर T3 हुआ, T4 हुआ, ये किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्रीज होने की तरफ। ये कल भी आपने ये चीज़ स्टडी की थी, कल भी आपको ये चीज़ जो है वो बताई थी मैंने कि ये जब साइकिल चल रहा होता है तो टेम्परेचर नीचे की तरफ जा रहा होता है, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो हमने केल्विन स्केल निकाला ही इससे है, जो रिवर्सेबल साइकिल है इसी से हमने केल्विन स्केल जो है उसको कैलकुलेट किया। तो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है कि इस प्रोसेस से जो टेम्परेचर है आपके सिस्टम का वो हर साइकिल के अंदर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस की वजह से द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस इन ईच साइकिल। हर साइकिल के अंदर टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। T2, T3, T4 कम की तरफ, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ जो जा रहा है। बट वी रिमेन अनएबल टू अचीव 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर। लेकिन हम 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर जो है उसको अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। आपका ये डिक्रीज होता चला जा रहा है,
हम मिलियंथ ऑफ बिलियंथ ऑफ डिग्री केल्विन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 0 डिग्री केल्विन जो है वो हमें अचीव नहीं होता। क्योंकि 0 डिग्री केल्विन, फिर अगर 0 डिग्री केल्विन अचीव होता है, अगर आप कर लें कभी, तो फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो वैलिड नहीं रहता। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो वायोलेट हो जाएगा। क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो यही कहता है कि आप ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते कि जो जितनी आप उसको हीट दें या एनर्जी दें वो सारी की सारी यूज़फुल वर्क डन के अंदर उसको कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेकंड लॉ के अंदर रह कर ही हमने काम करना है। तो सेकंड लॉ के अंदर अगर रह के हमने काम करना है तो फिर 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर को अभी तक अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ हम अचीव नहीं कर सकते। लेकिन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेशन और इसके अंदर जो है लेज़र की मदद से, ठीक है, क्लस्टर्स बनाए हैं मटेरियल्स के, जिसके अंदर उन्होंने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, मिलियंथ एंड बिलियंथ ऑफ केल्विन कर दिया, लेकिन फिर भी वो 0 डिग्री तक नहीं पहुंचे। अभी भी 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर जो है, जिस दिन 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर अचीव हो गया फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो नो मोर वैलिड नहीं रहेगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक होगी बात। अच्छा, अब ये हमारे पास जो कंक्लूजन्स हैं, ये जो सारे आए हैं, ये हमें लेके जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 4 बेसिक लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सारे लॉज जो है ना ये एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि एक लॉ में जो डेफिशिएंसी थी वो उससे अगले लॉ में जाकर उन्होंने उसको पूरा किया। अब ये जो कंक्लूजन हमारे पास यहाँ पर आए हैं कि हम 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते, ये हमें थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, इन कंक्लूजन से हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसकी तरफ जाएंगे। तो 2-3 लॉज तो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, 0th लॉ। ठीक है, अब हम थर्ड की तरफ जो है इन कंक्लूजन्स की वजह से थर्ड की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो दीज कंक्लूजन्स टेक अस टू द third law of thermodynamics। ये हमें जो है किस तरफ लेके जा रहा है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जो कि क्या कहता है, विच स्टेट्स that it is impossible to reach at 0 degree Kelvin temperature। जो कि ये कहता है कि आप 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर को अचीव नहीं कर सकते इन फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। इन फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स। लफ्ज इस्तेमाल हुआ है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है कैलकुलेटेबल। हो सकता है कि अगर इनफाइनाइट चलाएं तो 0 डिग्री केल्विन अचीव हो जाएगी। यानी कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस पॉसिबिलिटी को रद्द नहीं कर रहा कि आप 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर अचीव नहीं कर सकते, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है कि जो फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल, यानी कि अभी तक जो रिसर्च हुई है उसके अंदर आप फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स के अंदर
0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर को अचीव नहीं कर सकते। मसलन T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 एंड सो ऑन, कहीं तक आप इसको चलाते चले जाएं, जहाँ तक आपकी हिम्मत है आप इसको कैलकुलेट करते रहें। तो तब भी आप जो फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स हैं उनके अंदर आप 0 डिग्री तक नहीं पहुँच सकते। तो उसे लफ्ज़ फाइनाइट का, तो जहाँ पर फाइनाइट का मतलब जो कैलकुलेटेबल हो, इसका मतलब है कि इनफाइनाइट के ऊपर जाकर इंसान जो है वो उस तक नहीं पहुँच सका, उन साइकिल्स तक, लेकिन हो सकता है कि किसी इनफाइनाइट के ऊपर जाके वो 0 डिग्री केल्विन होता हो। ठीक है, जिसकी के जो साइंटिस्ट हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम 0 डिग्री केल्विन को अचीव करें ताकि हमारा जो फ्यूल कंजम्पशन है वो कम हो, हम ऐसा इंजन बना लें कि जो परफेक्टली एफिशिएंट हो, जिसकी 100% एफिशिएंसी हो। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर को अचीव करने को रद्द नहीं कर रही, लेकिन ये स्टेटमेंट ये कही है कि भाई फाइनाइट के अंदर जो है ना, जो कैलकुलेटेबल जो हम कर सकते हैं उसके अंदर हम 0 डिग्री केल्विन तक अभी नहीं पहुंचे। दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये इसकी दूसरी स्टेटमेंट यही है कि आप ये इसकी स्टेटमेंट किससे रिलेटेड है, इसकी स्टेटमेंट सेकंड लॉ से रिलेटेड है। सेकंड लॉ की जो क्लासियस स्टेटमेंट है वो क्या, जो केल्विन स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि हम ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते, हम ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी 100%। तो ये उसी की एक्सटेंशन है आगे, जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, जो एफिशिएंसी है कार्नोट इंजन की, तो इसके अंदर अगर T2 0 डिग्री केल्विन है तो फिर एफिशिएंसी 100% है। तो इसका मतलब है कि हम 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर उस वक्त अचीव करेंगे जब हमारे पास ऐसा इंजन होगा जिसकी 100% एफिशिएंसी होगी। ठीक है, वी विल अचीव 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर when we have 100% efficient Carnot इंजन। जब हमारे पास 100% एफिशिएंट जो है वो कार्नोट हीट इंजन होगा, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं है। होगा कभी ना कभी पॉसिबल, बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी लेकिन इंसान ने पॉसिबल करके दिखाई हैं। रिसर्च तो चलती रहती है, रिसर्च तो ख़त्म नहीं होती, तो होगा कभी ये भी। लेकिन बहरहाल अभी तक जो हम इसी के अंदर, इसी डोमेन में घूम रहे हैं कि इनके ये 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स इनके अंदर। अच्छा, अब यहाँ तक आपको बात जो है समझ आएगी। अब चूँकि हम थर्ड लॉ के ऊपर आ गए हैं, तो थर्ड लॉ जो है वो एक्चुअली रिलेटेड है एंट्रोपी से। आपने अभी तक जितनी थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है उसके अंदर आपने स्टडी किया है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। व्हाट आर दीज? दीज आर ऑल व्हाट? क्या है ये? स्टेट ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम, थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए ये जो है पैरामीटर 4 अभी तक हमने पढ़े। अभी आगे और भी हैं, और भी आएंगे, आगे और भी आएंगे। ठीक है, उसमें अब 5वें के ऊपर हम जा रहे हैं। इंटरनल एनर्जी आपने पढ़ ली है, टेम्परेचर प्रेशर को आपने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, उसके अंदर आइडियल गैस लॉ, उसके अंदर पढ़ा है आपने इनको।
अब हम पांचवें की तरफ जा रहे हैं। एंट्रोपी भी स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करती है। स्टेट का क्या मतलब होता है? सिस्टम की हालत किस स्टेट के अंदर है, किस तरह बिहेव कर रहा है। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम जो है इसके अंदर ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें अब नेक्स्ट जो पैरामीटर पांचवा, चार हमने पढ़ लिए हुए हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। पांचवें के ऊपर आ रहे हैं। पांचवा है हमारे पास एंट्रोपी। अब वैसे तो आमतौर पर जो एंट्रोपी है उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं वो की जा सकती हैं। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेफिनेशन है वो है कि जो एंट्रोपी एक्चुअली इट इज़ द मेजर ऑफ द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डर है। अब ये चीज़ समझने वाली है कि व्हाट इज़ ऑर्डर एंड व्हाट इज़ डिसऑर्डर, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर और डिसऑर्डर जो है एक्चुअली वो यही डिफाइन करता है कि हम किसी सिस्टम से कितनी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अब आप लोगों की यहाँ पर ये जो चेयर्स हैं, ये जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं, बड़ी मुश्किलों से आपको मैंने कतारों में बिठाया है, ठीक है, मतलब आपकी रैंडमनेस को मैंने ऑर्डरनेस के अंदर कन्वर्ट किया है बड़ी मुश्किलों से, ठीक है। तो इससे पहले क्या थी? डिसऑर्डर था आपके अंदर, ठीक है, वो हमारी सारी कौम के अंदर है, इसलिए हमारे पास एनर्जी नहीं है, हमारे जिस्म थके रहते हैं, ठीक है। तो अब ये आप अगर कोई आएगा इस क्लास के अंदर तो वो कहेगा कि यार ये स्टूडेंट जो है ना ये किसी ऑर्डर्ड स्टेट के अंदर बैठे हुए हैं। हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इस साइड के ऊपर 1 2 3 ये 3 जो हैं रोज़ और 3 कॉलम्स बने हुए हैं। यहाँ पर 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ ऑर्डर। लेकिन अभी इससे पहले आप किस तरह बैठे होते थे? एक कुर्सी वो जा रही है, वो जिस तरह पीछे पड़ी हुई है, वो एक उधर पड़ी है, उधर पड़ी है, उधर पड़ी, बेहंगम, ठीक है। इसको कहते हैं डिसऑर्डरनेस। तो इंट्रोपी क्या करती है? इंट्रोपी में अब आपकी मैं इंट्रोपी कैलकुलेट करूँ तो मैं कहूँगा आपकी इंट्रोपी ज़्यादा है या कम है? क्या कहूँगा? कम है। भाई आप ऑर्डर स्टेट में हैं, आपके स्टेट में है, आप ऑर्डर स्टेट में, आपकी इंट्रोपी कम है। आपकी इंट्रोपी किस कब बढ़ेगी? जब वो पहली सिचुएशन थी, जब आपकी कुर्सियाँ यूँ बेहंगम पड़ी होती थी, वो क्या थी? वो उस वक्त आपकी इंट्रोपी ज़्यादा थी, ठीक है। ये तो मैंने अभी वैसे आपको समझाने के लिए एक आम सी एग्जांपल दी है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर आप थर्मोडायनामिक सिस्टम की बात करते हैं, अब मिसाल के तौर पर आप एक और एग्जांपल लें, इसको मैं पर इसकी डेफिनेशन से थोड़ा सा इसकी फिज़िक्स को हम समझने की कोशिश। 2 कंटेनर हैं पानी के, एक के अंदर गर्म वाटर है, हॉट वाटर है, एक के अंदर ठंडा कोल्ड वाटर है। अब दानिश को वहाँ पर भेजा, उसको कहा कि भाई चेक करो कि कौन सा ठंडा है कौन सा। इसने गर्म में डाली, इसकी उंगली यूँ होगी, जल गई। फिर इसने ठंडे में डाली, इसकी बर्फ़ बन गई, ठीक है। इसने कहा जी एक जो था वो गर्म है और दूसरा जो है वो ठंडा है, यानी कि ये डिस्टिंग्विश कर पा रहा है इसके अंदर। अब क्यों? देखें, जो गर्म पानी है उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। इसने जब गर्म पानी को चेक किया तो उसने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी थी इसके मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा थी, उसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा था। ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन सिस्टम की दे रहा है आपको। कह रहा है कि ये गर्म वाटर इसमें यूँ है, ये इस वजह से गर्म है। ठंडे में जाके ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है, ठीक है, तो ये ठंडा है। इधर भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब इन दोनों सिस्टम्स के अंदर इसके मुताबिक एंट्रोपी कम है, दोनों ऑर्डर्ड स्टेट के अंदर है, क्योंकि ये डिस्टिंग्विश कर पा रहा है उनके दरमियान में। इसको ये क्लियरली पता चल रहा है कि कौन सा ठंडा है और कौन सा गर्म है।
अब ये क्या करता है, कहता है कि मैं अब ज़रा एक और तजर्बा करता हूँ, मैं दोनों पानियों को मिला देता हूँ आपस में। ये ठंडे और गर्म पानी को मिला देता है। अब इससे कहा जाता है कि भाई अब चेक करो कौन सा ठंडा है कौन सा गर्म। कहेगा ये अब मुझे कोई समझ नहीं आ रही, ये तो पता नहीं कोई दरमियान सा कोई टेम्परेचर है इसका, ना ये ठंडा है ना ये गर्म है। ठीक है, सर्दियों में यही होता है ना, ठंड सर्दी लगती है आपको, तो आप गीज़र चलाते हैं तो गीज़र में बाद दफ़ा पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो फिर आप उसमें ठंडा मिक्स करते हैं। ठीक है, अब वो ऑर्डर्ड स्टेट थी, उस ऑर्डर को आप डिसऑर्डर के अंदर कन्वर्ट। अब इसको देखें, मसला बताऊँ क्या, एक्चुअली एंट्रोपी एक्चुअली कनेक्टेड है इन्फॉर्मेशन के साथ। अब जब डिसऑर्डर बढ़ गया है तो आप नहीं बता पा रहे कि भाई कौन सा पानी ठंडा कौन सा गर्म है, ये तो रैंडमनेस आ गई है ना। अब यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज हो गई है। जितना किसी सिस्टम का डिसऑर्डर बढ़ेगा, रैंडमनेस बढ़ेगी, उसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी और उससे आप एनर्जी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि एंट्रोपी जो है ये डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी को भी डिस्क्राइब करती है फ्रॉम एनी सिस्टम। यानी कि आपका सिस्टम जितना उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी डिग्रेड होगी, कम होगी, आप उस सिस्टम से एनर्जी को हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब एक होता है, शुरू में आपने इक्विलिब्रियम्स पढ़े थे, उसमें आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा था थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का है कि सारी चीज़ें सेम टेम्परेचर पे आ जाए। तो अब जब आपको थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर एंट्रोपी मैक्सिमम थी या मिनिमम थी, तो आप क्या कहेंगे? हैं, मिनिमम है। नहीं, कौन कितने मिनिमम, क्या मैं कितने में हाथ खड़ा करें? मिनिमम वाले पहले हाथ खड़ा करें। क्वेश्चन मेरा ये है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जब कोई सिस्टम आ जाता है तो उसका मतलब होता है तमाम चीज़ें एक ही टेम्परेचर पे। तो उस वक्त आपसे कोई सवाल पूछता है बंदा कि भाई आप बताएं कि इस वक्त एंट्रोपी मैक्सिमम है या मिनिमम है थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो एंट्रोपी क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम है? ये क्वेश्चन मेरा ये मैक्सिमम है। ठीक है, क्यों? सारा कुछ मिक्स अप हुआ है, आपको पता ही है कि हीट जो है किस तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, ये अब क्या है, यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम के ऊपर आकर एनर्जी जो है वो अनअवेलेबल होती है। अब इस सिस्टम से आप कैसे एनर्जी हासिल करेंगे? वो तो सारी चीज़ें है ही एक टेम्परेचर पे, हीट फ्लो कर ही नहीं सकती, ना कोल्ड से हॉट ना हॉट से कोल्ड की तरफ। ठीक है, तो हम कहेंगे जी थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर यानी कि थर्मल स्टेट में एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम जो है वो मैक्सिमम होती है। वो अभी करेंगे हम कैलकुलेट, खैर अभी आगे। ठीक है, बस ये मैं थोड़ा सा आपको बताया कि इसको समझाने की कोशिश की कि एंट्रोपी, तो ये एंट्रोपी भी क्या है, आपको सिस्टम की स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। देखा ना, ये आपको बता मैयर है किसका, डिसऑर्डरनेस का, तो आपको बता रही है इस बारे में, सिस्टम की हालत के बारे में कि भाई सिस्टम ऑर्डर्ड स्टेट में है या सिस्टम डिसऑर्डर्ड स्टेट में है। ठीक है, तो जो एंट्रोपी है, द एंट्रोपी इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ स्टेट लाइक pressure, volume, temperature and internal energy। ठीक है, ये भी एक सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, so it describe the state of the system। तो
तो ये सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब कर। अब मैं इसकी पहली स्टेट नंबर 1 जो है वो लिखता हूँ, इसकी डेफिनेशन जो है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1 देखें आप, द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। द अनअवेलेबिलिटी of the energy from the system is known as entropy। ठीक है, अनअवेलेबिलिटी। तो इस सिचुएशन में हम क्या होगा कि हम एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे यूज़फुल वर्क के लिए। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन वी कैन नॉट यूटिलाइज द एनर्जी to perform useful work done। ठीक है, यूज़फुल वर्क डन करने के लिए हम इसको नहीं जो है वो इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि एंट्रोपी इज एक्चुअली द मेजर ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ द एनर्जी। ठीक है, ये भी आप इसको कह सकते हैं। सो वी कैन आल्सो से दैट एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि ये एनर्जी में जितनी कमी आ रही है उसकी डिग्रेडेशन जो है उसको भी मेजर करती है। तो ये मैंने अभी शुरू में एक्सप्लेन किया आपको कि जितना डिसऑर्डर बढ़ाओगे उतना जो एनर्जी है वो अनअवेलेबल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट है। अच्छा, उसके बाद आए अब आप स्टेटमेंट नंबर 2 के ऊपर। स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो ये कहती है कि द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एंट्रोपी। द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर of the system is known as entropy। मेजर है कितना डिसऑर्डर आ रहा है। तो जब डिसऑर्डर इंक्रीज होगा तो फिर एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। व्हेन disorder increases, the entropy will also increase।
तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि अभी जो हमारा पूरा सिस्टम है, आपकी अर्थ का जो सिस्टम है, उसका डिसऑर्डर बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। क्यों? वजह ये एनर्जी तो आपको इतनी अवेलेबल, क्यों बढ़ रहा है? नहीं, आपका क्वेश्चन ठीक है, आपका जवाब ठीक है कि बढ़ रहा है, लेकिन वजह क्या? टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, 1 डिग्री बढ़ गया, ठीक है। तो अगर डिसऑर्डर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप फिर थर्मोस्टेट की तरफ जा रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं हीट डेथ, ठीक है। हीट डेथ, हीट डेथ का मतलब ये है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो एक ही टेम्परेचर के ऊपर आ जाएंगी। कि जो अक्सर जो है मूवीज़ हैं ना साइंस फिक्शन, उसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि आज से 600 साल बाद या 700 साल बाद इतने BC के अंदर जाके तो लोग जो है वो हर तरफ बर्फ़ होगी, पानी जम गया होगा, लोगों को खाने के लिए चीज़ें अवेलेबल। वो क्या है? वो यही है कि आपका टेम्परेचर जो है वो थर्मल की तरफ जा रहा है, यानी कि एक ही टेम्परेचर के ऊपर सारी चीज़ें आ रही हैं। जब एक ही टेम्परेचर के ऊपर सारी चीज़ें आ जाएंगी तो यहाँ वो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, यहाँ वो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। हमारी एग्जिस्टेंस किससे है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स, ठीक है। हमारी एग्जिस्टेंस किससे है? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर्स। अगर टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस है तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम हीट एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर नहीं है तो फिर हम हीट एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये मैं टाइम ओवर हो गया, इसकी एक्सप्लेनेशन फिर कल मैं और साथ इसका फार्मूला जो है उसको डिस्कस करेंगे। फिर मुख्तलिफ सिस्टम्स के लिए हमने एंट्रोपी जो है उसको कैलकुलेट जो है वो करके देखना है, ठीक है।